नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज बात विजय की करने वाले हैं। और टी20 में जब भारत जीतता है तो न केवल भारत में बैठे हुए भारतवासी बल्कि भारत से प्रेम करने वाले सभी, चाहे क्रिकेट से उतना प्रेम करते हो या न करते हो, लेकिन टी20 में भारत फाइनल में पहुंचा उसको लेके पूरी दुनिया में उत्साह जो भरा हुआ था, उस उत्साह को साझा करते हुए हमारे साथी कुलविंदर सिंह कंग भी इन दिनों में अमेरिका में है। उनसे हम चर्चा करेंगे क्या महत्व है टी20 में भारत की विजय का। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं एक ऐसी शख्सियत का जो कमेंट्री कई देशों में कर चुके, हॉकी में भी और क्रिकेट में भी। स्वागत है आपका। नमस्कार कुलविंदर। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और आपके दर्शकों के मैं साथ रूबरू हो रहा हूं, इसलिए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो आईटीवी गोल्ड पर ये जो वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम है, इसमें जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये फोटो पहुंचाते हुए, ये जो मैदान है जिसमें कि भारत ने एक नया इतिहास रच दिया था, उस दिन आप अपनी जो अंदर कहते हैं भाई बटरफ्लाईज चल रही होती हैं, यार अब क्या होगा, लास्ट ओवर्स में इतने स्कोर है इत्यादि, चलिए वो मेमोरी लेन में हमारे साथ चलिए। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं सन 1983 के विश्व कप का फाइनल भी मैंने टेलीविजन पर देखा था और उस वक्त मैं सूरतगढ़ में था। तो हम लोग तो बैचलर थे, खाना खाने चले गए थे जब 50 रन बना दिए थे विवियन रिचर्ड ने, 50 पे 1 हुआ था। जब हमें पता लगा 75 पर 5 हो गए तब हम दौड़े दौड़े आए वापस अपने स्टूडियो और वहां आके हमने उसको टेलीविजन पे देखा। तो तब से मैं कोई भी वर्ल्ड कप हो, चाहे क्रिकेट का हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, हॉकी वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, सबके फाइनल में जरूर देखता हूँ और एक एक बॉल, एक एक क्षण मेरे जहन में रहता है। तो ये जो मुकाबला था, मैं स्वाभाविक न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में हूँ। उस वक्त मैं बाल्टीमोर में था, कोलंबिया में। तो वहां ये फाइनल मुकाबला बैठ के देखा। तो पूरी टेंशन थी क्योंकि यहाँ पर सुबह 10:30 थे, भारत में रात का समय था। लेकिन मुझे लगा कि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी लेकर भारत ने शायद थोड़ा सा गलत किया। हालांकि कह रहे थे कि पिच मदद करेगी और बाद में टूटेगी, स्पिनर्स को मदद करेगी, पिच टूटी नहीं। लेकिन भारत ने फिर भी ठीक ठाक, और हम सोच रहे थे ठीक ठाक कैसे कह रहे हैं नारायण आप? अच्छा क्योंकि किया ना, जीत गए। नहीं, जीत जीत गए। तो गए। उस वक्त जब आखिरी 4 ओवर बचे थे तो उस वक्त कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जो 1992 के विश्व कप से चौकर का जो टैग लगा वो आज टूट जाएगा। वो पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल में भी जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के हाथ से ये मैच निकल जाएगा। और आपको याद होगा पिछले साल 2023 का जो ओडीआई विश्व कप था, फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने दबकर खेला, चौक हो गया था। तो कोई मैच पहले नहीं हारा था, फाइनल में हार गया। तो ये या जो हम आपने सोच रहे थे नरेंद्र जी या हम आप सोच रहे थे कि अगर एक आधा मैच पहले हार जाए किसी से भी तो जो थोड़ी हवा भरी जाती है वो निकल जाएगी। लेकिन भारत जीतता चला गया और जीतता चला गया, ऐसा जीता कि ये कीर्तिमान है कि भारत एकमात्र टीम है अभी विश्व कप में अभी तक जिसने एक भी मैच नहीं हारा और ट्रॉफी जीती है। क्या तो बात। उस दिन तो बहुत ज्यादा टेंशन थी। लेकिन आखिर में भारत के जो रोहित शर्मा कप्तान है, उनकी कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने ओवर बचा के रखे, अर्शदीप के, जसप्रीत बुमराह के और हार्दिक पांड्या के। स्पिनर से उम्मीद थी कि शायद कुलदीप यादव या अक्षर पटेल या जडेजा कुछ करेंगे, लेकिन उनकी पिटाई हो रही थी। तो उसके बाद फिर भी इसको कहते हैं कि बड़े टूर्नामेंट में अपनी नव को संभाल के रखना, कंट्रोल करके रखना, वो भारत ने किया। और उससे पहले भारत की तरफ से शुरुआत के बैट्समैन नहीं चले, रोहित शर्मा नहीं चला, पंत और सूर्य कुमार यादव से बहुत उम्मीदें थी, वो नहीं चल पाए। तो विराट कोहली जो अभी तक इस टूर्नामेंट में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज ये उनका दिन होना चाहिए। और विराट कोहली ने अर्धशतक बनाया, तब तक उसने कोई भी छक्का नहीं लगाया था, एक आधा चौका लगे थे। उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से 76 रन बनाए, एक यादगार पारी खेली, और तभी उनके मन में आ गए थे कि अगर आज हम जीत गए तो मैं रिटायरमेंट घोषित कर दूंगा। तो उसके ये बाद अच्छा, विराट कोहली की पारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनके मन में आ गया था, वो आपके मन में आ गया था? आपको कैसे कहा उन्होंने कि मेरे मन मुझे में? ऐसे लग रहा था कि ये तीनों खिलाड़ियों की उम्र हो रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली 35-36 साल के हो गए, अगले विश्व कप तक बड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले का समय अलग था, गावस्कर, विश्वनाथ और बाकी सब खेलते रहते थे। लेकिन अब ये हालत थी कि एक एक सीट पर एक एक जगह के लिए 4-4 खिलाड़ी नॉक कर रहे हैं। और लोग नॉक नहीं करते, दरवाजा तोड़ कर आते हैं। तो बहुत से खिलाड़ी थे, ये शुभमन गिल। ये एक एक हिसाब से ये सुखद स्थिति मानी जाएगी कि इतने अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं
और भारत का जो उत्साह T20 मैचेस के फाइनल में खास करके था, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में जाग कर देख रहे थे, जैसे आपने बताया उस वक्त रात के समय भारत में था। और उसकी कुछ ही देर में, मैच जीतने के कुछ ही देर बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया। मतलब जी, वो जाग रहे थे और कितना महत्व इस बात को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है। और जब खिलाड़ी भारत पहुंचे तो उनके स्वागत की जो तैयारियां थी, बहुत उत्साह से सब इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी वो जब पहुंचे, वो थोड़े से दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जी। इसके साथ साथ कंग जी, आप ये बताइए कि ये जो खिलाड़ी खेलते हैं, वो इंस्पायरिंग होता है जब विशेष करके एक कप आता है, टीम जीत जाती है। क्या मोटा मोटी आपको लगता है इसका प्रभाव भारत में जनरल मासेस पर या जो खेल प्रेमी हैं, उन पर पड़ता है? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह लिया जाता है, ठीक है? और सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत में इस वक़्त इतने अच्छा टैलेंट है कि भारत अगर 4 टीमें इंटरनेशनल मैचेज़ में उतार दे, तो चारों की चारों टक्कर दे सकती है। एक आधी टीम के लिए पहले खिलाड़ी नहीं मिलते थे, जैसे दूसरे देशों की टीम हो रही है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, लेकिन भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अब और टैलेंट इसमें और पैसा भी आ गया है। मुझे याद है, मैं बात कर रहा था मदन लाल से जो 1983 के विश्व कप के विजेता टीम के थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि पाजी हमें ना पूरा विश्व कप जीतने के बाद सब तरफ से मिलाकर एडवर्टाइजमेंट, इनाम-विनाम मिला के सिर्फ 1 लाख रुपया मिला था। और आज 1 लाख क्या 10-10 लाख तो रणजी खिलाड़ियों को मिलते हैं और यहाँ 125 करोड़ दिए हैं बीसीसीआई ने। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं समझता हूँ कि इसको देख के और भी नए खिलाड़ी कोशिश करेंगे इस फील्ड में आने की और कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए। तो एक तो ऑफ कोर्स जो संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, किस तरह का मैदान, क्रीज, विकेट के अलावा वो क्या पिच इत्यादि हैं, स्टेडियम कैसा है, वो सब चीजें काउंट करती हैं। अ, और जैसे आपने बताया 125 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, इसके अलावा भी कई रूपों में इनके पास संपत्ति तो आने वाली है। पर जब आप मैदान में होते हैं तो भारत की तरफ से खेल रहे हैं, वो जो एक जज्बा होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की कैप्टन शिप आपने रोहित शर्मा की देखी, और जो एक टीम प्लेयर होने का भाव खिलाड़ियों में खास करके फाइनल मैच में आपने देखा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं थोड़ा-सा अपनी से बात इसको शुरू करूँगा कि हम जब कमेंट्री कर रहे होते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में, तो हमें पता होता है कि हमारा दिल अंदर से हमारे देश के साथ है, लेकिन हम ऑन एयर बयान नहीं कर सकते पहले। इसको कहते हैं आँखों देखा हाल। हमने जो घटित हो रहा है वो हमें बताना है। श्रोताओं के मस्तिष्क में शब्द चित्र बनाना है ताकि उसको ये लगे कि मैं स्टेडियम में बैठा मैच देख रहा हूँ। जीतने के बाद हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि ये भारत जीता है, हमें बड़ी गर्व है। तो रणनीति तो होती है, भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है, अनुभवी खिलाड़ी थे और रणनीति जिस तरह से बनाई थी, क्योंकि 2013 के बाद से कोई भी ऐसा कप्तान नहीं जो कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता हो। विराट कोहली, रवि शास्त्री सब लगे रहे लेकिन नहीं हो पाया। तो सूखा था। 1983 में कपिल देव ने विश्व कप जीता, उसकी कप्तानी में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2 विश्व कप जीते भारत ने। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में जीता था पहला टी20 विश्व कप और उसके बाद 2011 में आपको याद होगा कि आखिरी छक्का लगाया था महेंद्र सिंह धोनी ने और भारत जीता था। लेकिन सब उस छक्के की बात करते हैं, लेकिन यहां मैं बात करना चाहूंगा गौतम गंभीर के 97 रनों की। जब भारत जा रहा था शुरू की ओपनिंग खिलाड़ी चले गए थे, तो वो धैर्य से उन्होंने जो पारी खेली थी, वो भारत को 275 तक 74 तक लेके गई। यही यहाँ विराट कोहली ने किया इस विश्व कप में कि उड़ते गए सभी खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जो इतिहास के पन्नों में लिखी गई। अगर सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, तो उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्रिकेट के इतिहास में। तो मैं समझता हूँ कि पूरे एक टीम का योगदान है और जब 4 ओवर बचे थे तो एक हडल देखा होगा आपने, मैंने भी देखा था। उसमें यही बात हुई थी रोहित शर्मा की कि अभी मैच हमारे हाथ से गया नहीं, हमें जीतना है और ये चोकर्स हैं, ये दबाव में टूटेंगे और हमें मजबूत रहना है। और वाकई उसके बाद बूम बूम बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर मिला और बुमराह और अर्शदीप की गेंदबाजी का ये कमाल था कि आखिरी ओवर में डिफेंड करने के लिए भारत को 16 रन मिल गए, तो हार्दिक पांड्या ने उसमें कमाल किया। तो और एक तो ये मुझे एक बात और कहना चाहूंगा, आईपीएल में जब रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को दी गई तो उनको काफी ट्रोल किया गया था। वो भी उनके अंदर एक दुख था कि मुझे ट्रोल किया और मुंबई उस आईपीएल में, पिछले आईपीएल में सबसे नीचे रहा। तो मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या के अंदर वो जो कहते मैं पिछले 6 महीने से चुप था, तो वो उस दिन उन्होंने अपना सारा कुछ निकाला और अच्छी गेंदबाजी करी और आपने देखा होगा
किस तरीके से रोहित शर्मा ने उनको उठा लिया था गोद में, गले लगाया और उन्हें प्यार किया, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेला इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर फाइनल में टीम के लिए खेला और ये टीम की एकजुटता ही भारत को इस विश्व कप का विजेता बना गई। बहुत सही कहा आपने, और चूंकि आपने खुद इतने मैचेस स्वयं देखे हैं आंखों देखा हाल सुनाते हुए, तो आप जो खिलाड़ियों के आपसी समीकरण होते हैं मैदान पर, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, और विशेष करके जो उत्तरदायित्व एक कप्तान के रूप में एक खिलाड़ी का होता है, तो कई बार कुछ लोगों के लिए कप्तान की भूमिका, उस उत्तरदायित्व को निभाना सहज होता है, कुछ लोगों के लिए वो एक अतिरिक्त प्रेशर जैसा हो जाता है, उसमें उनका जो अपना खेल है वो भी प्रभावित हो जाता है। उस दृष्टि से अगर आप रोहित शर्मा का मूल्यांकन करें और इन जनरल इसके संबंध में जो भी बात आप शेयर करना चाहें। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कप्तानी का दायित्व तो रहता ही है, दबाव रहता है। विराट कोहली जब तक कप्तान रहे तब तक उनका बल्ला इतना नहीं चला। आपको याद होगा टेस्ट मैच में 3 साल के बाद उन्होंने जाके शतक बनाया। नवंबर 2019 में आखिरी शतक बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ और अब जाके 22-23 में बना। तो मैं समझता हूँ दबाव रहता है। जैसे विराट कोहली ने वो कप्तानी छोड़ी, उनका बल्ला बोलने लगा। रोहित शर्मा के ऊपर भी दबाव था, लेकिन अनुभवी है। और आपको याद होगा 2 ही खिलाड़ी ऐसे थे इस टूर्नामेंट में, भारत के रोहित शर्मा और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जो कि पहले टी20 विश्व कप से लेकर अब तक खेलते आए हैं। तो इतना अनुभव था टी20 का और टीम बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड थे और उनको ये भी पता, अच्छा कप्तान वही होता है जो ये कहता है कि आप सब लोग अनुभवी हो, आपको पता है दबाव में कैसे खेलना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई नया खिलाड़ी है तो उसको जरूर समझाते हैं, बताते हैं। जैसे अर्शदीप को उन्होंने कुछ गाइड किया, बुमराह को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। बुमराह को जब भी लगाया विकेट लेने के लिए लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आपको याद होगा, उनके वसीम अकरम भी कह रहे थे कि जब बुमराह को लगाया तो उनके बैटर को सोचना चाहिए था कि ये विकेट लेने के लिए लगाया गया है। उसको आप अक्रॉस द लाइन आप स्वीप करने की कोशिश करें, बोल्ड हो गए। तो बुमराह को जब जब लगाया जाता है, अगर बुमराह विकेट नहीं लेते तो रन बहुत कम देते हैं। ये विकेट लेने से भी ऊपर की बात हो जाती है। उन्होंने 2 रन दिए, 1 विकेट लिया। उसके बाद अर्शदीप ने सिर्फ 4 रन दिए। उसके बाद जो 16 रन बचे उसको डिफेंड करने के लिए शानदार गेंदबाजी की हार्दिक पांड्या। कंग साहब, जो टीम का चयन होता है उसमें कप्तान का भी एक से रहता है, ठीक? हाँ, तो वो पहले से सोच लेते होंगे कि इसी तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए खिलाड़ियों का, इसकी ये स्ट्रेंथ है, वो मैदान में वहां पर काम आएगी। इस दृष्टि से ये जो अभी वाली विजेता टीम है, इसकी क्या खासियत आप मानते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेंज ऑफ प्लेयर्स जो अलग अलग अपनी स्ट्रेंथ लेकर मैदान में आए? देखिए सारे ऑप्शन लेके चला था भारत। तो क्योंकि यूएसए में पहली बार हो रहा था विश्व कप, पता नहीं था पिच कैसी होगी। और ये जो न्यूयॉर्क की पिच थी, ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई थी। ये ड्रॉप इन पिच थी, लाके बिल्कुल पैच लगा दिया गया था, उसके ऊपर मैच हुए। इस पे गेंद उठ नहीं रही थी। पिच कैसा बिहेव करेगी ये बाद में पता लगता है। तो यहाँ लो स्कोरिंग टोटल रहे सारे के सारे, तो यहाँ खेलना बहुत मुश्किल था। तो भारत के पास 3 क्वालिटी स्पिनर थे और 3 फास्ट बॉलर थे। तो ये कप्तान के ऊपर निर्भर करता है। कप्तान को पता होता है कि किस खिलाड़ी से मैंने क्या काम लेना है। तो वही रोहित शर्मा ने किया। जब जरूरत पड़ी तेज गेंदबाजों का प्रयोग किया, जब जरूरत पड़ी उन्होंने अपने स्पिनर्स को लगाया, स्पिनर्स ने भी काम किया और फास्ट बॉलर ने। और फील्डिंग तो भारत की जबरदस्त है ही है। ऐसा लग रहा था कि शायद जो शिवम दुबे है उसको क्यों लिया गया, लेकिन उन्होंने जब मौका पड़ा रन बनाए। अक्षर पटेल के लिए कह रहे थे कि जब रविंद्र जडेजा टीम में है तो अक्षर पटेल को क्यों लिया, दोनों नहीं खेल पाएंगे। दोनों ही खेले और दोनों ने कमाल भी किया। तो मैं समझता हूं कि कप्तान को पता होता है समय, परिस्थितियां और पिच के मुताबिक अपनी टीम चुननी होती है। ये देख लीजिए इतने टैलेंटेड लोग बाहर ही बैठे रह गए, चाहे वो यजवेंद्र चहल है, चाहे आप कह लीजिए कि रिंकू सिंह है, वो स्टैंड बाई थे। यशस्वी जायसवाल, ये अब फ्यूचर का ओपनर है भारत का। अब ये चले गए ओपनर तो जायसवाल ओपनिंग करेगा। शुभमन गिल को लाया ही नहीं गया, केएल राहुल को नहीं लाया गया। ये देखिए बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन जो टीम लेके आए उससे शानदार काम लिया रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा की कप्तानी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैंने 8 क्रिकेट विश्व कप की है, 300 से ज्यादा मेरे वनडे, टी20 और टेस्ट मैचेस हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना अनुभव होने के बाद पता लग जाता है कि कप्तान क्या कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो सही और गलत कई बार जीत और हार के साथ में बदलता जाता है। जब कप्तान ने जी, यह निर्णय लिया कि अभी अंत में बॉलिंग के लिए इसको लाऊंगा, अगर वो सही हो गया तो फिर कप्तान हिट है, एक वरना बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमेशा बुमराह को रखा जाता है कि वो 17वां, 19वां या 18वां, 20वां ओवर डालेगा। यहाँ क्योंकि जरूरत थी उस जोड़ी को तोड़ने के लिए, इसलिए बुमराह को 16वें ओवर में लाया।
और बुमराह जब आता है तो वो विकेट निकालता है, पार्टनरशिप को तोड़ता है। तो ये रोहित शर्मा की कप्तानी है और उन्होंने उसको लगाया, फिर अर्शदीप को दिया। तो मैं समझता हूँ कि कप्तानी की तारीफ जितनी की जाए कम है। और अनुभवी विराट कोहली का भी साथ मिला, वो भी सलाह करते रहे थे, आपस में बताते रहे थे कि क्या करना है। जितना जोश विराट कोहली में है, शायद उतना जोश दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम के कप्तान में नहीं है। अच्छा, तो अब संक्षेप में पहले इस पे चर्चा करते हैं कि जी। जैसे ही विजयी होने का समाचार फैला, उसके साथ-साथ ये भी हो गया कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे हैं, रवींद्र जडेजा रिटायरमेंट ले रहे हैं। कई दर्शक जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनको मज़ा नहीं आता मज़ा नहीं आता ऐसे। पर आप उसको अलग तरह से विश्लेषित कर सकते हैं कि विराट कोहली का रिटायरमेंट की घोषणा और ये सब रोहित शर्मा इत्यादि का। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इन दोनों को खिलाड़ियों को खेलते हुए 16-17 बरस हो चुके हैं, 18 भी हो चुके हैं। तो जब सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए थे, तो उनको पता था कि मैं आगे भी खेल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीम के ऊपर बोझ बनने लगे और आपको मैनेजमेंट निकाले। तो एक पीक के ऊपर आपको संन्यास ले लेना चाहिए। वही सुनील गावस्कर ने किया था। वही विराट कोहली ने अरसे से ढूँढ रहे थे कि कोई एक अच्छा मौका आए, आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाए और उसके बाद वो उसको रिटायरमेंट घोषित करें। तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। आपने पारी भी खेली, आपने विश्व कप जिता दिया। रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छी कप्तानी की। उनके नाम विश्व कप 1983 कपिल देव, 2007-2011 महेंद्र सिंह धोनी और अब रोहित शर्मा। ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया। 20 साल, 50 साल के बाद भी इनका जिक्र रहेगा। 1983 के विश्व कप के खिलाड़ी आज भी जहां जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि ये विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी हैं या कप्तान है। तो ये सही मौका था। उम्र भी हो गई थी, रिटायरमेंट लेनी ही थी। इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। मैं तो सही हाँ, समय पर सही हाँ। निर्णय लेना बिल्कुल सही बात। कमेंटेटर नहीं लेता, उसको पता है मैं जब तक बोल सकता हूँ, आंखें और गला काम कर रहा है तो वो कमेंट्री करता रहता है। आप मेरे को कहीं जी। रिटायर तो नहीं करने लगे थे? नहीं, नहीं, मैं आपकी यादों की गलियारे में कुछ तस्वीरों के साथ आपके साथ चलना चाहता हूँ। ज़रूर। जैसे कि आपने बताया कितने सारे क्रिकेट मैचेस में आपने कमेंट्री की है, टी20 भी और कई देशों में भी आप घूमे हैं। कुछ जी। तस्वीरें हमारे पास हैं जिनकी थोड़ी चर्चा की जाए, तो दोनों आपके साथ जो बैठे हैं उनके बारे में बताइए? ये देखिए, ये तस्वीरें बीच में जो बैठे हैं, हिंदी कमेंट्री के आदि गुरु पद्म भूषण जसदेव सिंह जी। और आदि साथ में गुरु से उनके जो बैठे हैं वो है सिंह बंधु शास्त्री गायक। तो मैंने और सिंह बंधु ने जसदेव सिंह जी की बायोग्राफी रिकॉर्ड करी थी आकाशवाणी के लिए। 8.5 घंटे का इंटरव्यू उनसे रिकॉर्ड किया था। इतने उनके पास यादें थी कि 8.5 घंटे का इंटरव्यू हमें करना पड़ा। और ये इनके ऊपर आर्टिकल लिखा करते थे, इसलिए इनकी जिंदगी के बारे में जानते थे। कमेंट्री का मैं सारा कुछ जानता था। हम दोनों रोज सलाह करते थे। 4 दिन रिकॉर्डिंग चली थी। हमने 8.5 घंटे का इंटरव्यू किया। ये जसदेव सिंह जी थे। क्या बात है! और और ये पाकिस्तान का है। ये इरफान पठान है। जब पाकिस्तान में खेलने गई थी 2004 में भारतीय टीम, तब ये उस टीम का हिस्सा भी थे। और मैं कमेंट्री करने गया था। मुझे ये सौभाग्य मिला कि पाकिस्तान में मैं सभी जगह पर गया, सब शहरों में गया और वहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत उन्होंने हमारी आवभगत की। ये थे इरफान पठान। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो बाद में सूचना प्रसारण मंत्री बने 2004 के एथेंस ओलंपिक में, जब वो रजत पदक जीत कर आए थे, तो शूटिंग में वो आकाशवाणी के स्टूडियो में आए थे। उनसे बातचीत हुई थी। उनसे ये मैं भेंट कर रहा था। अच्छा, इस तस्वीर के साथ मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ कंग जी। साहब, आप कई मैचेस में जब एम्पायर से भी मिले हैं, तो अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो मेरे को लगता है एम्पायर्स उसका लाभ भी लेते हैं या उसके कारण उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह अधिक लगने की संभावना रहती है? देखिए, टेंशन रहती है उनको कि मैंने अगर कोई डिसीजन दिया तो ये टेक्नोलॉजी है, ये पकड़े जाएँगे। तो वो अगर बिल्कुल सही है तो वो निर्णय देते हैं। और ये देखिए, ये जो आपके सामने डेविड शेफर्ड दिखाए गए, ये बहुत अनुभवी थे। इन्होंने 3 या 4 विश्व कप के फाइनल में बकनर के साथ अंपायरिंग की है। और ये वही डेविड शेफर्ड है जो कि एक पाँव पर कूदा करते थे जब स्कोर 111, 222 या 333 होता था। इसको कहते हैं नेल्सन स्कोर। नेल्सन ब्रिटिश आर्मी के एक कमांडर थे जिनको 3 गोलियां लगी थी, हाथ में, पाँव में और एक जगह और। तो वो 3 जगह उसके बाद भी वो लड़ते रहे थे। तो उनको सैल्यूट करने के लिए ये एक पाँव के ऊपर कूदा करते थे जब नेल्सन स्कोर होता था। बहुत अनुभवी है डेविड शेफर्ड। तो कंग साहब, एक बात ये देखी जाती है कि ज़्यादातर फ़िल्मी कलाकार जो हैं उनका क्रिकेट की तरफ बहुत अधिक आकर्षण अभी भी है कि बड़ा मैच है तो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या शाहरुख खान जी, इत्यादि, इत्यादि पहुँच जाते हैं। और आपने ये वाली जो तस्वीर में जॉन जी। अब्राहम के साथ कमेंट्री कर रहे थे?
जी, ये बात है श्रीलंका की। धूम फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, तो उन्हें हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाया गया। तो मैंने उनसे बात करी कि जॉन आपको क्या लगता है कि आप ऑल इंडिया रेडियो के कमेंट्री बॉक्स, बोला मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं आकाशवाणी का स्टूडियो देखूँ, कमेंट्री बॉक्स देखूँ। मैं क्यों? कि वहाँ से मैं बॉल दिखाई देती है, स्विंग होती। मैं वहाँ से कैसा दिखता है मैदान ये देखना चाहता था। मैं कहा आप टीवी पे मैच नहीं देखते? बोले हमारे पास समय नहीं होता। मेरे तो गाड़ी में भी रेडियो रहता है। मैं गाड़ी में कमेंट्री सुनता हूँ, सेट के ऊपर भी रेडियो रखा होता है, मैं वहाँ भी कमेंट्री सुनता हूँ। तो मैं आकाशवाणी का कमेंट्री बॉक्स देखना चाहता था। मैंने कहा आपको कोई दिली तमन्ना कमेंट्री करने की? कहता वो तो है। मैं कहा अभी करेंगे? जरूर करूंगा। 2 ओवर उन्होंने अंग्रेजी में कमेंट्री करी और इतने अच्छे से अशोक जी करी। पहले पूरा स्कोर लिखा, सब कुछ कर करा के फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर मिलिंद टिपनिस मेरे फ्रेंड है, अंग्रेजी में कर रहे थे, उन्होंने उनको हैंड ओवर किया। एक एक बॉल को डिस्क्राइब किया जॉन इब्राहिम ने, और इतने अच्छे से किए जैसे एक बहुत मजे हुए कमेंटेटर करते हैं। तो क्या आखिर बात में जब ओवर टू डॉक्टर मिलिंद टिपनिस हुआ तो उनको कहना पड़ा, अर्लियर यू वर लिसनिंग जॉन इब्राहिम, दिस इज डॉक्टर मिलिंद टिपनिस। है। इतने सिमिलर वॉइस थे। क्या बात है। और ये भी एक कलाकार जाने पहचाने लग रहे हैं जिसको आप ध्यान से देख रहे हैं। उस वक्त ये बच्चे से लग रहे थे, आमिर खान साहब। आमिर ये खान। 1999 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। वहां पर ये देखने के लिए आए थे, मन फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे। तो इनको हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाया गया। तो 10 मिनट के लिए आए थे, लेकिन भारत बैटिंग कर रहा था तो पूरी इनिंग में बैठे रहे और उन्होंने कमाल कर दिया। कहते ये इतना बढ़िया मेरे को मैच देखने को मिल रहा है, इतनी बढ़िया कमेंट्री हो रही है, और ऑन एयर इनसे हम बातचीत करते रहे। तो एक जगह ये आंसर दे रहे थे बहुत अच्छा, तो वहां इन्होंने कहा ये चौका लगा, आपको कमेंट्री करनी होगी। मैं कहा आमिर एक बॉल की आप कर दीजिए। आमिर बोला हमारे बस की बात नहीं है, हम लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, डायलॉग लिखे लिखाई पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से 30-40 सेकंड के अंदर बॉल डलने के बाद सारा डिस्क्राइब करके फील्डिंग करा के खाते में रन जोड़ के अगली गेंद पे आ जाता है, हमारे पास शब्द नहीं है। तो ये आमिर खान पूरे इनिंग में बैठे रहे। भारत वो मुकाबला जीता था पाकिस्तान से। ये शब्दों के साथ शेरों के साथ अपना नाम इन्होंने बनाया है क्रिकेट और राजनीति से होते हुए। ये तो नवजोत हमारे सिंह अधिकतर सिद्धू। दर्शक पहचानेंगे नहीं। मुझे खुद नहीं पहचान में आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हैं ये? जी बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं और उनकी फैमिली है। डॉक्टर नवजोत कौर है, उनका बेटा है करण, उस वक्त छोटा था। ये 99 वर्ल्ड कप की बात है। तो शार्ट म्यूजियम में हम गए थे और ये साथ में आपके अमेरिका के क्या बोलते हैं, श्वेसनेगर, मुझे अब इनका नाम नहीं आ रहा, बहुत लंबा है। उतना ही ठीक है। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड। तो उस वक्त की ये फोटो है। और जी। ये देखिए, ये है अपने युवराज सिंह है क्या? युवराज सिंह जी। ये पाकिस्तान की फोटो है 2004 की, तब बहुत युवा थे। तब मैं भी युवा था और अभी भी मैं युवा हूँ। और और ये भी ये जो आपने फोटो दिखाई, ये है अ, राज सिंह डूंगरपुर, कमेंट्री भी करते थे हमारे साथ। उस वक्त ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। ये 2002 की बात है। तो ये हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते थे। तो उन्होंने मेरे को, सिद्धू ने बोला, वो टीवी कर रहे थे, बोले यार हम इनको बुलाते हैं, हमारे कमेंट्री बॉक्स में आते नहीं, आपके पास कैसे आ जाते हैं? मैं इनसे जाके मारवाड़ी में बात करता था। तो हाँ, वो दौड़े चले आते थे कि किसी ने यहाँ हमसे मारवाड़ी में बात की। वो एक सरदार जी ने, ये नवजोत सिंह सिद्धू हाँ, और यहाँ उनके पहचानने में आने लग गए हो, अभी जैसे दिख रहे हैं। अब आने लग गए। और ये हाँ, सुरेश रैया साहब, इंग्लिश कमेंटेटर लीजेंड, तो हमारे साथ कमेंट्री कर रहे थे। ये 2002 के नेटवर्क ट्रॉफी के फाइनल का है और बहुत जबरदस्त वो भारत जीता था 326 रन बना के। गांगुली ने जिसमें शर्ट उतार के घुमाई थी। और मैं समाप्ति के बाद भज्जी, मैं और राहुल द्रविड़ खूब भंगड़ा करते रहे स्टेडियम में। तो अब आपको एक ऐसी तस्वीर की तरफ लिए जा रहे हैं जिसमें आप नहीं हैं, मगर उसका संबंध T20 वर्तमान। ओह, ये तीनों रिटायर हो गए। ये सही मौका था उनको रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता था। जी, जी, जी। तो कंग साहब, आपसे बात करते हुए ऐसा लगा कि खेल जो है वो क्रिकेट का खेल होने के साथ-साथ बड़ा ही एकेडमिक रूप से उसको समझने, समझाने की ज़रूरत है, जिस भूमिका को आपने बखूबी निभाया भी है, निभा भी रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो हमारी बातचीत रही है, मुझे भी मज़ा आया, हमारे दर्शकों को भी आनंद आएगा। और चलते-चलते कोई बात आप और जोड़ना चाहें भारत के क्रिकेट की आने वाली जो दिशा और दशा है उस संदर्भ में? देखिए, भारतीय बीसीसीआई जो है वो बहुत अमीर इस वक्त बोर्ड है। पूरी क्रिकेट को बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है। 3 ही देश हैं जिनके पास पैसा है। सबसे ज्यादा शेयर भारत को मिलता है, बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और इंग्लैंड का बोर्ड। बाकी सब बहुत बुरे हालत है। आपने वेस्ट इंडीज में भी देखा था, ज्यादा अच्छे प्रबंध वो नहीं कर पाए। और बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान की टीमें इतना अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि बोर्ड के साथ दिक्कतें हैं। वेस्ट इंडीज की भी खिलाड़ियों के साथ दिक्कतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिशा भारत की बहुत अच्छी है। हर एक ऑल्टरनेट विश्व कप भारत को मिल रहा है।
भारत के पास बढ़िया स्टेडियम भी है। पहले मेलबोर्न का क्रिकेट ग्राउंड था जिसमें 90,000 के आसपास दर्शक बैठते थे। अब भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 1,30,000 लोग बैठते हैं। मोहाली में, मुल्लापुर में एक बहुत जबरदस्त स्टेडियम बनकर आ रहा है जिसमें अभी आईपीएल के मुकाबले हुए, वो भी बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। तो भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, तो टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा और आगे भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। और कंग साहब, आपसे बात करना अपने आप में एक सुखद अनुभूति होने के साथ-साथ, जो कई वर्षों पहले जब आपको अधिक सुनने का अवसर होता था और जिस तरह का धारा प्रवाह रहता था आपका, वो और अधिक मंझ गया है और अधिक आप जिस-जिस रूप में अपने श्रोताओं और दर्शकों से जुड़ रहे हैं, वो उनके लिए आनंद की बात है, आपके लिए भी आनंद की बात ये बनी रहे। आपकी क्रिएटिविटी अलग-अलग रूपों में, कॉमेडी जो आपके कार्टून वाला आपका आयाम है एक व्यक्तित्व का, वो भी और मुखरित हो, ऐसी भी मेरी मंगल कामना है। पुनः आपका एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, मैं लगभग पिछले 40 साल से कमेंट्री कर रहा हूं। फैमिली का सहयोग अगर ना मिले तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लंबे टूर पे रहना पड़ता है। समझ लीजिए कि आप वैलेंटाइन डे पर हैं, आप उनके प्रति अपने प्रेम जी, को उनके प्रति 2 पंक्तियां, 2 शेर, कुछ भी भावनाएं, वो साइड में बैठे शायद सुन भी रहे होंगे। तो भावना ये है कि उनका सहयोग मिला। वाइफ श्रीमती जसप्रीत कौर कंग, मेरी दोनों बेटियां रीत और किरण, उनका जो सहयोग मिला जब मैं कमेंट्री करने जाता था तो वो जबरदस्त था। पीछे परिवार को संभाल के रखा गया, मोटिवेट करते रहे। हालांकि बहुत कम मौके आए उन्होंने हमारी कमेंट्री सुनी, कोई नहीं सुनता ना घर तो पर। कंग साहब का सपरिवार आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।